May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मुक्ता जी, आप चिड़ावा झुंझुनू से हैं? जी सर। और आपका तो एजुकेशन बहुत लंबा रहा है। आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक, पीसीएम, बहुत कुछ। क्या ये सभी पिछला जो आपका एजुकेशन रहा है प्रशासन में, आप इसका लाभ उठाएंगी? निश्चित रूप से सर, मुझे लगता है सभी प्रकार की शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए जीवन के हर मायने में काम में आती है। ये जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है 2012 में मैंने एमटेक किया, ये मैंने अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि 2005 में जब मैंने एमसी किया था उसके बाद बहुत बड़ा गैप हो गया था, तो मुझे लगा कि चलो एक बार फिर से रिवाइवल करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। और फिर जो मैंने पढ़ा उसका टेस्ट लेने के लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी, तो मैंने नेट का एग्जाम भी दिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऑल इंडिया रैंक 3rd मिली थी और मैं उसको क्वालिफाई कर पाई। तो मैं अपने आप को समय समय पर चुनौतियां देती रहती हूँ और मुझे लगता है ये जो मेरा एटीट्यूड है मुझे प्रशासन में बहुत हेल्प करेगा। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उनके लिए तैयार रहना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। आप मुझे ये बताइए, शेखावाटी का जो क्षेत्र है राजस्थान के नक्शे में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हमारे 32-33 जिले हैं, शेखावाटी स्पेशल क्या विशेषता है शेखावाटी की जो और जगह नहीं है? जी सर। सर शेखावाटी अगर भौगोलिक विशेषताओं में देखें तो यह एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यदि सामाजिक विशेषताओं में देखें तो यहाँ के रंगरूट और यहाँ के शिक्षक पूरे राजस्थान में फेमस है। रंगरूट तो पूरे भारत में अपना परचम फहराए हुए हैं। इनके अलावा यदि धार्मिक विशेषताएं देखें तो यह धार्मिक दो सभी प्रकार की धार्मिक परंपराओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो यहाँ सामाजिक सौहार्द, चाहे पूरे विश्व में चाहे भारत में कहीं भी बिगड़ा हो, लेकिन यहाँ सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि जैसे हमारे देश की राजनीतिक राजधानी जैसे दिल्ली है, आर्थिक राजधानी बंबई है, तो सांस्कृतिक राजधानी कहाँ मानी जाती है? सर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, मैं चूंकि शेखावाटी से बिलोंग करती हूँ तो मैं शेखावाटी ही कहूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं वो मारवाड़ को सांस्कृतिक राजधानी जयपुर की राजस्थान की मानते हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध प्रदेश है। चिड़ावा अपने आप में एक पहचान बनाता है, अलग से क्या है चिड़ावा का? सर चिड़ावा की मिठाई के रूप में पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ के सेठ जैसे कि सिंघानिया जी, जैसे कि आर के सोमानी जी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समाज को वापस बहुत कुछ दिया है। और श्री प्यारेलाल जी गुप्ता जो चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं। श्री हजारी लाल शर्मा जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत सारा कार्य किया है वो भी चिड़ावा से हैं। इनके अतिरिक्त चिड़ावा तहसील से आदरणीय श्रीमती कमला बेनीवाल जी आती हैं। जी, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, क्योंकि आपने जो बीकॉम, एमकॉम, एमटेक जो किया था, यहाँ तो पूरे 4 पेपर आपने आरएस में अलग से पढ़ने पड़े होंगे। जी सर। आप मुझे ये बताएंगे कि आपका जो एथिक्स है, नीति शास्त्र, ये आपके आरएस मेंस के कौन से पेपर में आता है? जी सर, ये पेपर 2 के खंड अ में आता है। नीति शास्त्र किसे कहते हैं? सर नीति शास्त्र सामाजिक रूप से स्वीकार्य ऐसी परंपराएं, व्यक्तिगत रूप से अपनाई जाने वाले ऐसे सभी मूल्य जो हमें किसी भी किए गए कार्य को सही या गलत ठहराने में मदद करते हैं, उनका अध्ययन नीति शास्त्र कहलाता है। आप एक एसडीएम के रूप में जब भी अपना कोई काम करेंगी जहां आपको सब डिविजनल क्षेत्र मिलेगा, तो नीति शास्त्र में आपने कुछ पढ़ा होगा। कहां से नीति शास्त्र से आप क्या लोगी? किस व्यक्ति से आप मैनेजमेंट में सफल होना चाहोगी? क्योंकि वहां गीता भी है, वहां गांधी भी है, कांट भी है। जी। तो आप कृष्ण और महात्मा गांधी दोनों में से
किसे अपना गुरु बनाओगी सफलता के लिए? सर, भगवान कृष्ण को भगवान का रूप प्राप्त है, तो उनकी तुलना तो किसी मानव से नहीं हो सकती है। किंतु हमारे बापू महात्मा गांधी ने हमें वो व्यवहारिक सिद्धांत दिए हैं जिनको हम समाज में रहते हुए अपना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बापू के सर्वोदय की भावना, कांत की ड्यूटी फॉर ड्यूटी, और बापू का जो और साधन साध्य की पवित्रता वाले सिद्धांत हैं, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं मेरा और वो मेरा मेरी जो मदद भी कहने का करेंगे। मेरा जो कहने का अर्थ है कि आप एक बार कृष्ण भगवान को भगवान हटा दीजिए और एक युद्ध में सेनापति या रणनीतिकार के रूप में देखिए पहले, कि वो हर समस्या को मुस्कुराते हुए हल करते हैं। अर्थात उन्हें विश्व में मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, हनुमान जी को और कृष्ण को। तो कृष्ण से कौन सी ऐसी चीज आप लेना चाहोगी जो हमेशा आपके पास रहे, शासन और प्रशासन जब आप चलाओगी? सर, कर्तव्य करने के लिए एकाग्रता। एकाग्रता। ये जी चारों जी जी आश्रम और चार पुरुषार्थ आपस में संबंधित हैं या अलग अलग हैं? सर, निश्चित तौर पर चारों आपस में कोरिलेटेड हैं। जी। चार पुरुषार्थ जो हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या क्या कर्तव्य करने हैं, और यदि किन्हीं भी पुरुषार्थों के मध्य मतभेद होता है तो हम किस पुरुषार्थ को अधिकतम महत्व दें। वेयरएज जो हमारे आश्रम है वो हमारे आयु पे बेस्ड, एक व्यक्ति की आयु को 100 सालों का मान करके 4 भागों में बांट करके प्रत्येक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो जहाँ पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ सर्वोपरि है, वहीं प्रत्येक जो हमारे आश्रम है उनका अलग अलग महत्व है। अच्छा अच्छा। मेंस में आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा होगा। जी सर। सामाजिक दृष्टि से आप राजस्थान में या भारत में सामाजिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण ऐसी समस्याएं जिन्हें आप दूर करना चाहती हो समाज से, दो महत्वपूर्ण समस्याएं जिन्हें आप बिल्कुल देखना नहीं चाहती और आपको लगता है कि यदि ये दो समस्याएं खत्म हो जाए तो हमारा सामाजिक स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, कौन कौन सी है? सर, सबसे पहले जो महिलाओं के प्रति सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, चाहे वो एज अ गर्ल चाइल्ड हो चाहे एज एन एल्डरली हो, मैं अच्छा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को खत्म करना चाहूंगी। ओके। सर, दूसरी, मुझे लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जो और सभी प्रकार के अपराधों को, सभी प्रकार की बुराइयों को जन्म देती है, तो मैं बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का प्रयास करूंगी। आजकल पुरुषों की तरफ से एक मांग चल रही है कि महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती थी ये तो बहुत कम हो गई, लेकिन पुरुष हिंसा बढ़ती जा रही है। आप क्या कहना चाहती है इसके बारे में? और इसे कोई सुनता भी नहीं है, पुरुष प्रताड़ित होते रहते हैं। महिला जब कोई तकलीफ में होती है तो समाज में चारों तरफ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सब महिला के पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन जब कोई महिला किसी पुरुष को प्रताड़ित करती है, घरेलू हिंसा करती है, वहां पुरुष के पक्ष में कोई नहीं बोलता। आप क्या कहना चाहती है? जब यह कानून बनाया गया तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अधिकांश महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था। जैसे कि कुछ दिनों से मांग उठ रही है कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, मुझे लगता है ऐसे केस समय समय पर आते रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में गाइडेंस भी दी है और उनकी बातों को यथोचित सुना भी जाता है, और ऐसा बहुत सारे परिणामों में अखबारों में हम पढ़ते हैं कि उनके साथ न्याय भी किया जाता है। मुझे लगता है कि यदि ऐसे केसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शायद किसी एनजीओ की मदद ली जा सकती है, या जिस प्रकार से एक महिला आयोग बना हुआ है तो शायद ऐसा इस मामले में भी कुछ और सोचा जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी संख्या बहुत कम है, तो वर्तमान समय में या इनफैक्ट नियर फ्यूचर में ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आती है। तो ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड कर सकता है। व्हाट इज ई गवर्नेंस? The term e-governance was coined, first of all, coined by Devang Mehta ji, and he said utilization of ICT for the day-to-day governance task of the government is called e-governance, which should be smart enough.
आपको ऐसा लगता है कि ये इजीली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे? यस मैम, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ये किया जा रहा है, क्योंकि मैं हर रोज देखती हूँ बहुत सारे काम ई मित्र के सहयोग से जब हो रहे होते हैं। हम घर बैठे बैठे जब बिल जमा करवा रहे होते हैं, हम घर बैठे कंप्लेन्स कर रहे होते हैं और वो सॉल्व होती हैं, तो लगता है यस, ई गवर्नेंस इज अ रियलिटी इन इंडिया। और फिर कोई दो डिसएडवांटेज भी तो होंगे ई गवर्नेंस के, आप मतलब कोई डिसएडवांटेज होगा, उसमें से कोई दो आप मुझे एनलिस्ट करा दीजिए। सर्टनली मैम, ऐसे एरियाज जो रूरल एरियाज हैं जहाँ लोगों में इतनी लिटरेसी नहीं है कि वो ऑनलाइन मीडियम को एक्सेस कर पाए, और उनके नियर बाय एरिया में अगर ई मित्रा कियोस्क नहीं है तो ये उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। सेकेंड थिंग जो मुझे नजर आ रहा है, हम अभी तक 100% मोबाइल कनेक्टिविटी या इनफैक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी टू फार फ्लंग एरियाज नहीं दे पाए हैं, तो दैट्स अ ग्लिच। We use this term continuously, 3G, 4G, 5G. What is G stands for? And G stands for generation. Right now, which technology is in trend? Currently, we are using 4G technology since 2016, but India has given a green signal to go for 5G for the trial phase. So 5G technology is in trial. What is the difference between 4G and 5G technology? Ma'am, we expect that the 5G downlink and uplink speed would be at least 100 times than the 4G. Similarly, we also expect that the driverless cars or IoT shall be a reality in near future because of 5G. Mukta, can you please just tell me that what are your fears? As such, I'm a very courageous lady. Frankly speaking, I don't get feared of anything, because I'm a person who believes 100% in karma, and I believe if the karmas are right, they will be reflected. That's really great. अगर आप अपने पास्ट में से कोई भी दो चीजें, कोई भी दो इंसिडेंट, कोई भी दो इवेंट रिमूव करना चाहती हैं जिनसे आपको रिग्रेट होता है, तो वो दो चीजें कौन सी होंगी? The first is मैंने इन्फोसिस छोड़ा और मैंने कंपनी चेंज की, मैं इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज ज्वाइन किया। मुझे लगा कि इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी थी, मैं उसके साथ कंटिन्यू कर सकती थी बिकॉज दैट केयर्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज अ लॉट। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है 2016 का जो मेरा अटेम्प्ट था, उसको मैं थोड़ा और सीरियसली करती तो अपने जीवन के 3 साल बचा सकती थी। तो आप अगर इन्फोसिस नहीं छोड़ती तो क्या आप आरएस की तरफ आती, या आप वहीं जॉब आगे कंटिन्यू करती और इन्फोसिस का छोड़ना ही आपको इधर लाया? मुझे लगता है कि इट वाज अ प्रायोरिटी। आई हैड टू डिसाइड बिटवीन मदरहुड एंड कंटिन्यूअल ऑफ द करियर, so certainly motherhood got the priority for some years, and that's how I have landed here, and I'm glad. फिर तो आपको इस चीज पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और ये इस चीज की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि प्रायोरिटी मदरहुड थी, तो ये चीज रिग्रेशन में नहीं आनी चाहिए थी। I agree and I respect your comment, ma'am. But at the same time, when I joined the next organization after Infosys, it was Interglobe Technologies. So the domain was different, the technology was niche, and certainly I had to put in more efforts for that. And the project could not continue as well. I was not very much satisfied with the kind of quality that I was producing by myself. So I think had I continued the same work for more years, I could have gained better knowledge of the technology that I was working on. So it's only a matter of satisfaction for working for the same technology. It's not about the change of career. Certainly, change of career will be a new challenge for me, and I'm very excited to go for it. आप प्रशासनिक सेवा में आने के बाद 24/7 काम में रहेंगी, कोई टाइम नहीं होगा सर्टेन, तो उस टाइम आप अपने मदरहुड को किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगी विद दिस हेक्टिक जॉब एंड विद सो मेनी ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज? मैम, मैंने मेरे बेटे को, वो 10 साल का है, मैंने उसको पिछले काफी सालों से ये एक कॉन्टिन्यूअल मैंने उसको थेरेपी दी है कि मम्मा वोंट बी अराउंड यू फॉर ऑल द टाइम। मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है, और मैंने उसके फंडामेंटल
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स वो मेरे बिना भी अपने आप सब कुछ पढ़ सकता है। और मेरे साथ में मेरे पेरेंट इन लॉज रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। आई एम श्योर वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मैंने तैयारी की है, उसमें भी उनका बहुत ज्यादा योगदान है, तो मुझे लगता है वो चलता रहेगा। आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पीजी किया हुआ है, आप सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सर सामान्य कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो हम कुछ गीगा हर्ट्ज तक या कुछ गीगा फ्लॉप्स तक ही अचीव कर पाते हैं, वेयर एज सुपर कंप्यूटर्स में ये टेरा फ्लॉप्स तक जाती है। जब हम टेरा फ्लॉप्स की बात करते हैं तो 10 की पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड की बात करते हैं, तो कई लाखों गुना प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है सर सुपर कंप्यूटर्स की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सर परम सुपर कंप्यूटर सीरीज सीडैक के द्वारा बनाया गया। परम सुपर कंप्यूटर। और इस समय भारत का सबसे सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सर ये 63rd रैंक इन दी वर्ल्ड परम सिद्धि कंप्यूटर है। प्रत्यूष का नाम सुना है आपने? सर प्रत्युष 68 नंबर पे है, उसके बाद मिहिर। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्ट में इंडिया की तरफ से एंट्रीज हैं। और वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर किस कंट्री का है? सर ये जापान का है, और अभी मैं नाम तो याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है, जो उनकी प्री एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से 100 टाइम्स है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि बेसिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट हैं वो सिविल सर्विसेज की ओर बहुत आकृष्ट हो, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे बीटेक करके या मेडिकल में जाके उसके बाद आप इसमें आते हो तो ये देश के रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है? आई एम सॉरी सर, पर मैं इस बात से थोड़ी कम सहमति रखती हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाई कहीं भी की गई हो, यदि उसका इस्तेमाल हम हर एक फील्ड में कर सकते हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले हमने नंदपुर, अगर मैं ठीक से नाम ले पा रही हूँ, तो महाराष्ट्र में देखा था कि वहाँ के जो डीएम है उन्होंने ऑक्सीजन क्राइसिस आ सकता है ऐसी चीज पहले ही पहचान ली थी, बिकॉज वो पेशे से एक डॉक्टर थे, तो उनके पूरे जिले में कोई समस्या आई नहीं। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जहां हम डॉक्टर आरतिका शुक्ला जो कि अलवर में पोस्टेड है, उन्होंने वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंजीनियरिंग फील्ड से लोग आते हैं, तो मुझे लगता है आईटी फील्ड से आने वाले तो स्पेशली इस बात को समझ सकते हैं कि क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, किस प्रकार से रिपोर्टिंग हो सकती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है सब। अच्छा, भारत के सॉफ्टवेयर के फील्ड में इतना तेज प्रोग्रेस करने का रीजन क्या है? सर इसके लिए काफी सारे कारण हमारे लिए मददगार रहे। उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने आईटी की इम्पोर्टेंस को बहुत पहले समझ लिया, और माननीय एक्स प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आईटी रेवोल्यूशन एक तरह से इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। दूसरा, हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग थोड़े अच्छे हैं, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर बोलने पाते हैं। वाले लोग अच्छे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ जो उपनिवेशवाद रहा, जो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, तो इसका मतलब वो एक वरदान था भारत की आईटी फील्ड के लिए। सर हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के पहलू हैं। यदि सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात की जाए तो सर्टेनली इंग्लिश में हमें पूरे दुनिया में एक एडेड एडवांटेज है, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की, तो हम चाइना से कुछ मामलों में आगे हैं। हम इसी प्रकार से लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इस प्रकार के देशों से हम इंग्लिश की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पे बेटर कर पा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर है उसका लगभग कितना योगदान है? सर करीब 46%। 46%। उसमें सबसे ज्यादा जो फॉरेन एफडीआई आता है, किस कंट्री से आता है? एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? सर पिछले साल के आंकड़े मैंने पढ़े थे, $83 बिलियन आया था, जिसमें सबसे अधिक यूएसए से ही प्राप्त होता है। एक चीज ये देखा गया है, I'm sorry sir, if it is related to FDI or foreign remittances are derived from USA, और सर FDI मॉरिशस के रूट से आता है। I'm sorry। क्या कारण है कि एफडीआई सबसे छोटा सा कंट्री है मॉरिशस, और सबसे ज्यादा एफडीआई जो है इंडिया में वो मॉरिशस के थ्रू आता है? ऐसा क्या रीजन? वो रियल में जो एफडीआई होता है वो मॉरिशस का होता है, या दूसरे कंट्री टैक्स सेव करने के लिए मॉरिशस के थ्रू इंडिया में एफडीआई आता है? सर मॉरिशस के साथ भारत की तरह और भी बहुत सारे देशों ने
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स हेवन कंट्रीज में जिन कंपनीज के रिसोर्सेज या जिन लोगों ने अपने अपने रिसोर्सेज डाल रखे हैं, वो अपने पैसे को भारत में डाइवर्ट करते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसपे मुझे लगता है सरकार भी एड्रेस कर रही है, और अभी रिसेंटली G7 देशों ने भी इसको एड्रेस किया है। पर अखबारों में ऐसा पढ़ने में आता है कि यह इलीगल मनी थी, या इनफैक्ट पैरेलल चलने वाली एक जो हमारी इकोनॉमी जिसको हम ब्लैक करेंसी बोलते हैं, उसके वो डाइवर्टेड है टू इंडिया। मुक्ता, आप कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? सर मैं रेगुलर रूप से तो दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ, और प्रिसाइजली जिस दिन मेरे न्यूज़पेपर हॉकर की दया हो जाए उस दिन पत्रिका भी पढ़ लेती हूँ। दया के ऊपर है। चलिए, तो ये बताइए कि दैनिक भास्कर भारत में कितने स्टेटों में निकलता है? सर मैंने भास्कर के टॉप फ्रंट पे देखा है, ये 7-8 राज्यों से निकलता है, पर मैं अभी सिर्फ 3 के ही नाम ले पाऊंगी, जिनमें ये MP से शुरू हुआ था, ये राजस्थान से भी निकलता है, और ये महाराष्ट्र से भी निकलता है। इसके अलावा मुझे नाम सॉरी सर याद नहीं है। राजस्थान में कहाँ कहाँ छपता है दैनिक भास्कर? सर निश्चित रूप से बहुत सारे इसके संस्करण आते हैं। जब इसकी ऑनलाइन ऐप में देखते हैं तो इसका जयपुर संस्करण, जोधपुर संस्करण, उदयपुर संस्करण, कोटा संस्करण और शेखावटी संस्करण अलग अलग नजर आते हैं, पर मैं कुल संख्या आपको बताने में असमर्थ हूँ। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ सम्मेलन हुए हैं, जैसे G7 हुआ है। जी सर। G7 के 7 देश जो हैं, जी सर। वो ध्यान में है आपके अभी? जी सर। बताने की कोशिश करें। जरूर सर। सर USA, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। यहाँ ये जो G है, इस G का क्या अर्थ है? सर इट स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ। चाइना और रूस इससे दूर कैसे, अलग कैसे? सर रशिया इसका पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन रशिया की साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाली नीति के कारण उन्होंने, यदि मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ, तो 2013 में अपने किसी एक पुराने इलाके को हथियाने की कोशिश की थी। उसकी वजह से इनको इससे G8 से बाहर निकाल दिया गया था, तो अभी G7 बन गया। अदरवाइज ये पहले G8 हुआ करता था। यह सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था? सर यह यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया था। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। जी सर। आप SDM बन जाती हैं, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। जी सर। इस रूप से जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, जी सर। SDM के रूप में आप वही काम करोगी जो अनेक सभी SDM करते हैं, कोई अलग से तो कर नहीं पाता है, क्योंकि सरकार की नीति पॉलिसियां जो होती है वही आपको करनी होती है। लेकिन आपने ऐसा क्या सोच रखा है अलग से जिससे आपकी पहचान बने? जैसे अभी आपने नाम लिया था कि महाराष्ट्र में कोई DM है, अपने अलवर के DM है। इस तरह से आपने लॉ एंड ऑर्डर या नीति निर्माण या शासन प्रशासन से हटके क्या ऐसा सोच रखा है जिसे आप अपनी सेवा में 60 वर्ष तक जब आप सेवा करेंगी, जहां आप कलेक्टर भी लगेंगी, कमिश्नर भी लगेंगी, अलग से क्या करोगी? सर मैंने जो समाज में रहते हुए कुछ परेशानियां देखी हैं, मुझे लगता है मैं उनको सबसे पहले एड्रेस करना चाहूंगी। जी। बैकलॉग ऑफ केसेस इन द ऑफिस ऑफ SDM, जो कि हमारी जमीन के बंटवारे से रिलेटेड, रास्ते के विवाद से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं उनको तुरंत प्रायोरिटी पे लेकर के, और चाहूंगी कि वो आपसी समाधान के थ्रू, वार्तालाप के थ्रू शीघ्रता से खत्म हो, ताकि जो जमीन पड़ी हुई है जिसपे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं उसको स्टार्ट कर पाए। मैं पहला काम ये करूंगी, बैकलॉग को खत्म करने का प्रयास करूंगी अपने सारे सबऑर्डिनेट साथ मिलकर के, उनको समझाने के बाद। दूसरा मुझे लगता है कि मैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहूंगी। हमारी सोसाइटी में विजिलेंस सर कम हो गई है, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, उनकी तरफ होने वाला सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उनकी तरफ जो भी और नेगेटिव बातें वो सारी खत्म हो, या इनफैक्ट कम तो जरूर हो। मैं इन 2 चीजों पे जरूर और प्रायोरिटी से काम करना चाहूंगी सर।
ये दोनों काम तो आपके एसडीएम के रूप में है, क्योंकि जहां रास्तों के विवाद होंगे वो फाइल आपके पास आएगी, तभी आप रास्ता खुलवाओगे, त्वरित गति से काम करोगे। ये आपकी इच्छा है कि कोई अमीर व्यक्ति गरीब को नहीं दबाए। सर मैं इस प्रेजुडिस में तो नहीं हूँ, आई एम सॉरी। मेरा जो इसमें तो यही रहेगा कि आपके बैच में जानकारी होगी और लोग यही कहेंगे कि मुक्ता एसडीएम के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है, रास्ता खुलवाती है, सामाजिक अवेयरनेस कर। मैं उससे अलग हटके, कोई एक अलग हटके जिसमें आपकी राज्य स्तर पर, देश स्तर पर पहचान बने, कोई ऐसा सोच रखा है? जी मैं एक ऐप बनवाऊंगी सर, और इनफैक्ट हाँ। मैं ऐप डेवलपमेंट खुद भी करती हूँ, ओके, जिसमें पूरे मेरे खंड का कोई भी व्यक्ति मुझसे 24/7 कभी भी पहुंच सकता है। एक्सेसिबिलिटी बनाऊंगी सर। ओके मुक्ता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।